5 अगस्त 2019 के हवाले से 5 पहलुओं को छेड़ा है मैंने। 5 पहलुओं पर मैं बात कर रहा हूँ। 2 एपिसोड आपने पहले देखे और आज मैं बात कर रहा था कि जब आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वजूद में आया तभी से ये डिबेट चल रही थी कि एक दिन आएगा जब आर्टिकल 370 चला जाएगा। कांग्रेस के दिल में भी कहीं ये जो मरकज़ में इक़्तिदार में पार्टीज़ हैं जब पार्लियामेंट में आएंगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है तो उन्होंने ही इसी के ऊपर फैसला करना था। कांग्रेस भी हमेशा यही चाहते थे, लेकिन ये दिल में कहीं बात उन्होंने दबा के रखी हुई थी। 5 अगस्त के बाद उन्होंने फिर बयान दिया, उन्होंने कहा कि असल में चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन आपने जो तरीका अख्तियार किया वो गलत किया। जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, इनका तो जब ये पार्टी वजूद में या इसका जो प्रीवियस अवतार है भारतीय जनसंघ जब वो वजूद में आया था तो इनकी अपने इलेक्टोरेट के साथ भी और पूरे मुल्क के साथ भी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी कि जब हमारे पास जब इक़्तिदार में जब हम आएंगे, जब हमारे पास वो सारी पावर मौजूद होगी, वो सारे नंबरात मौजूद होंगे कि जब हम फैसला ले पाएंगे तो 3 बातें हम करेंगे। एक आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है हम उसको हटाएंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हम मुल्क में लगाएंगे, और तीसरा ये कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, एक भव्य विशाल मंदिर वहाँ पे बनवाएंगे। इन 2 बातों को मैं आज की डिबेट से बाहर रखता हूँ। आर्टिकल 370 के हवाले से हम बात करते हैं। अब सिर्फ ये इंतज़ार था कि बीजेपी के पास पार्लियामेंट में इतने एडिक्वेट नंबरात कब आ जाएंगे, और जब वो आएंगे तब ये फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा नज़रिया इसमें थोड़ा सारा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि 1970s में इंदिरा गांधी भी करना चाहती थी। उनके पास शायद पार्लियामेंट में इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, लेकिन जिन मामलात को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज मुल्क भर में हर दिल अजीज़ हैं, हृदय सम्राट हैं, पॉपुलर हैं, इन्हीं मामलात को लेकर उस वक़्त इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी इनसे भी कई ज़्यादा हुआ करती थी। जहाँ तक सिर्फ प्योर स्टैटिस्टिक्स का, नंबर्स का सवाल है कि पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन क्या होती है, तो जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उनके लोकसभा में नंबरात 400 से भी ज़्यादा थे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जो माकूल हालात जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो जाएं, ऐसा करने के लिए उस चीज़ का इंतज़ार था कि आप इतना बड़ा एक इनिशिएटिव, इतना बड़ा आप एक्शन ले भी लें और उसको संभाल भी लें। जैसे जैसे मैं आगे बात करता जाऊंगा तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जिस तरह से डिप्लॉयमेंट वगैरह पिछले साल सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई, जिस तरह से बाकी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई, आज भी बहुत सारी डिप्लॉयमेंट मौजूद है, आज भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। आज ही के डेट में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद 4G इंटरनेट हाई स्पीड डाटा अभी रिस्टोर नहीं हो रहा है। आज भी गवर्नमेंट ने 2G डाटा ही फर्दर एक्सटेंड किया है। आज की तारीख तक भी बहुत सारे लोग अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, जिनमें से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं। बहुत सारे लोग अभी हाउस डिटेंशन में अपने घरों में भी नज़रबंद रखे गए हैं, लिहाजा वो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी जारी हैं। तो आप ये समझेंगे कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस करके, इतनी डिप्लॉयमेंट करके, इतने इंतज़ामात करके तो कोई भी इतना बड़ा पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले सकता था, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। ये कम ही लोग रह गए डिटेंशन में, ये रिस्ट्रिक्शंस कम ही रह गई। ये कुछ महीनों में आहिस्ता आहिस्ता करके खुला छोड़ दिया था, माहौल एक खोल दिया था कि अगर कोई रिएक्शन होना होता, कोई रिएक्शन किसी किस्म का अगर हो सकता तो रियासत के, यूनियन टेरिटरी के कुछ कोनों से वो रिएक्शन आ भी सकता था। आप अक्सर ये भी, आप में से बहुत जो ज़्यादा हाई इंटेलेक्ट के मालिक हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की सारी तकरीरें सुनी हुई हैं, पार्लियामेंट की सारी तकरीरें सुनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं, वो ये भी अक्सर कहते हैं कि भी तुम बात को बहुत ज़्यादा सिंपल और ऑर्डिनरी बना देते हो कि मामला इतना कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ऑर्डिनरी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश फिर से करते हैं। सन 2000 की बात है, जब मैंने गांव से नए नए आके शहर में मैंने सहाफ़त का काम शुरू किया, तो जब दरबार मूव होता है, सेक्रेटरीट जम्मू में खुलता है नवंबर के महीने में पहले सोमवार को, जब दफ्तर वगैरह सारे आ जाते हैं, यहाँ पे खुल जाते हैं,
मैंने पहली बार जब मंजर देखा, जिस किस्म की मैंने डिप्लॉयमेंट देखी, पुलिस को मैंने देखा, सीआरपीएफ को देखा, उनको कॉम्बैट गियर में देखा, उनके हाथ में लाठियां देखी, उनके हाथ में वो तख्तियां देखी कि भाई अगर पथराव हो तो उससे किस तरह से बचा जाए। ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह, इनके पथराव देखे और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के झंडे देखे, काली फीतियाँ देखी। एक बड़ा खौफजदा सा माहौल मैंने पाया कि ये क्या बात है। आहिस्ता आहिस्ता इसको मैंने एग्जामिन करने की, समझने की कोशिश की कि यहाँ के जम्मू के बहुत सारे लोग, जब मैं जम्मू की बात करता हूँ तो वो नेसेसरली ये नहीं होता कि पूरे जम्मू सूबा की बात करूँ, क्योंकि जम्मू की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं जम्मू के अर्बन सेंटर्स ज़्यादा। कि जम्मू के लोगों को इस तरह से लगता था कि ये एक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल एलीट है जो हर साल 6 महीने के बाद उन पे आकर मुसल्लत कर दिया जाता है, उनके ऊपर आकर इम्पोज कर दिया जाता है। यानी वो इस तरह से बताते थे कि हम इमोशनली पूरी तरह से इस गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करते, ये गवर्नमेंट हमें पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ये बात समझ में आती थी। 6 महीने के बाद जब मई के पहले हफ्ते में, पहले सोमवार को श्रीनगर में जब दफ्तर वापस खुलते थे तो वहाँ पे भी एक कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते थे, हड़ताल का ऐलान होता था, बल्कि पूरी वादी में हड़ताल हो जाया करती थी। वो ये कहते थे कि ये इंडियन स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट उस किस्म की जो खुद मुख्तारी है, उस किस्म की जो हमारी इंटरनल जो पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होनी चाहिए, ये वो नहीं प्रोवाइड करती जिसका ख्वाब हमने देखा है, जो हमें चाहिए। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट किसकी है? कश्मीर में भी लोग इसके साथ खुश नहीं है, जम्मू में भी लोग इसके साथ खुश नहीं है। अब बात रही स्पेशल स्टेटस की कि स्पेशल स्टेटस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का, अपना अलहदा, मुल्क भर में कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और झंडा है, और कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक पैकेज उसको माना जाता है। वो कहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओरिजिनली जिस चीज़ को नेगोशिएट करवाया था 1947 से लेकर 53 के बीच, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बख्शी आए, सादिक आए वगैरह वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा डिप्लीट होता गया। लिहाजा अब ये जो बची खुची जो आइनी हैसियत, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, ये अगर गेन है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये लॉस है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। एक पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव सी हो जाती है। तो मान लीजिए एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो एक नया फार्मूला, एक फर्दर एम्पावरमेंट का, वो और ज़्यादा अंदरूनी खुद मुख्तारी का एक नया फार्मूला पेश करती है, जिसमें सॉवरेनिटी को भी डिस्कशन में ले आया जाता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की जॉइंट शेयरिंग की भी बात की जाती है। दरअसल ये है कि पिछले 30 साल से जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, उसने एक सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में ऑपरेट किया है। सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने से क्या वजह है, क्या मुराद है कि आपके पास एक कश्मीर में स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होते हैं और वो बात करते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये कम्प्लीटली डाइवर्शनरी चीज़ है, ये वादा खिलाफ़ी है। असल में वादा था जो वो था प्लेबिसाइट का, रेफरेंडम का, वो हुआ नहीं और लिहाजा ये जो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फ्रॉड हैं हमारे साथ। तो आप देख लीजिए कि कितनी लेवल्स के ऊपर, कितनी सतह के ऊपर जो सियासत है वो डिवाइड हो जाती है। जब वहाँ से इस किस्म की एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स होती है तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको डिफेंड करती हैं कि देखिए आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, आप हमें ज़्यादा वोट दीजिए, आप हमें ज़्यादा अहमियत दीजिए, हम मरकज़ के साथ जो ज़्यादा अंदरूनी खुद मुख्तारी है उसको नेगोशिएट करवाएंगे, उसको ज़्यादा हम पावर हासिल करेंगे। जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मकसद इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती हैं, मसलन कांग्रेस है तो वो, या बीजेपी है, कांग्रेस की तो एक एम्बिवेलेंस रहती है, कश्मीर में जाएंगे तो मुख्तलिफ बात होगी, दिल्ली में जाएंगे तो मुख्तलिफ बात होगी, जम्मू में जाएंगे तो ये भी कहेंगे कि वक्त आ गया है कि जम्मू का भी एक अलग स्टेट होनी चाहिए। आज मैं कहानी पूरी पीछे नहीं लेकर जा रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि गुज़श्ता कुछ सालों में वो एक इनाबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरह से बना। तो बीजेपी है, जब आप एक सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में पूरी पॉलिटिक्स ऑपरेट कर रही है, ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये उन सारी चीज़ों को अपोज करेगी, अपोज करके ये बताएगी कि नहीं, हमें और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन, यानी ये सारे कवानीन वगैरह ख़त्म होने चाहिए। एक और चीज़ आप एग्जामिन कीजिए कि जो 1947 से लेकर 65 तक एक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर में था,
उसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी आकर यहाँ पे ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ का एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता था। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे स्कोप ही नहीं बन सकता था। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही बहुत सारे लोग टूट कर गए, जिन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस का यूनिट यहाँ पे बना, और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट्स लगातार काफ़ी अरसा तक रही, 1975 तक। और 1984 के बाद एक 96 की एक्सेप्शन को लेकर ऐसी कोई गवर्नमेंट यहाँ पे बन ही नहीं सकी जिसमें आप एक मरकजी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका अलायंस ना हो। अब आपका एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ आप अलायंस में ऑपरेट कर रहे हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ग्रेटर एम्पावरमेंट चाहती है, ग्रेटर इंटरनल ऑटोनॉमी चाहती है। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कहती है कि ये सारी चीज़ें नेगोशिएट की जा सकती हैं। यहाँ पे आकर कहते हैं कि आप वोट डालिए, कुछ देखेंगे। दिल्ली में जाकर जब आपस में बात होती है तब कहते हैं कि जब अच्छा मौका आएगा ये घिसते घिसते जो है ये स्पेशल स्टेटस खुद ही घिस जाएगा। फर्दर इसी को ये जो प्रोसेस फर्दर आगे चलता जाता है, फिर आपका यहाँ तक कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अलायंस हो जाता है जिसका ये नज़रिया कास्ट इन स्टोन यानी पत्थर पे लकीर है कि हमने जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा देना है। आप उसके साथ भी अलायंस करते हैं, और ये 1999 की बात है कि दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ अलायंस होता है और उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी की कैबिनेट में मिनिस्टर बनते हैं। जब आपकी इस किस्म की पोजीशन बन जाती है तो आप ऑटोनॉमी के बारे में क्या बात करेंगे और कितने लोगों को आप अपने साथ जोड़े रख सकते हैं जो आपकी बात के ऊपर यकीन करेंगे कि नहीं, आप ऑटोनॉमी के ऊपर आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। यानी 20 साल के बाद कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो सारे लोग फिर आपके ऊपर यकीन नहीं करते। ये बात का एक अंदाज़ा, एक असेसमेंट दिल्ली में होती है कि आप कितने लोग ऐसे होंगे जो किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एतबार करते होंगे। अब और उसके कुछ साल के बाद ऐसे होता है कि बीजेपी के साथ एक फर्दर अलायंस और मजबूत होता है कि वो यहाँ पे भी आकर पावर में शामिल, रियासती सरकार में भी बीजेपी आकर बैठती है। फिर और बीजेपी अपने उस जो वादे अपने मुल्क के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ जो वादा किया हुआ उस वादे के ऊपर बीजेपी अभी पक्की भी है। इधर आप कानून में लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, हमारा जो सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, इंटरनल खुद मुख्तारी जो है हम उसके ऊपर भी डटे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हमारी जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो कितनी स्प्लिट है। अब बात आ जाती है कि जो मैंने स्पेशल स्टेटस का शुरू में कहा कि अगर कोई गेन है उसमें तो वो एट्रीब्यूट नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता है कि जिन्होंने नेगोशिएट करवाया था। अगर लॉस है उसमें कि भी वो 50, 60, 70 साल में उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस थी वो डिप्लीट होगी, वो न्यूट्रलाइज होगी काफ़ी हद तक। अब मैच कागज़ों पे था, इतना ज़्यादा था नहीं, तो वो भी एट्रीब्यूट नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया जाता है। तो लिहाजा एक जो इमोशनल जो उसमें स्टेक, जो इमोशनल उसमें आपका स्टेक है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। जब नेशनल जो स्टेट का जो झंडा था, उस वक्त तक का जो झंडा था, जब उसको अगस्त के कुछ रोज़ बाद सेक्रेटरीट से उतारा गया, मेरे ख्याल से सेक्रेटरीट और मिनिस्टरों की गाड़ियां ये आखिरी 2 जगह रह गई हुई थी जहां पे लाल झंडे का इस्तेमाल हुआ करता था। लाल झंडा, ऊपर से हल्का निशान जो पीजेंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और 3 उसमें लकीरें जो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख 3 खित्तों को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं अगर ईमानन आपको बात बताऊं तो जिस दिन वो झंडा उतारा गया था, क्योंकि दहाइयों से हम उस झंडे को देखते आए, जम्मू कश्मीर की जो खसूस आइडेंटिटी है उसको वो रिप्रेजेंट करता था, तो मुझे भी थोड़ा अफसोस, मुझे भी दुख लगा कि ये झंडा हमारा था, ये नहीं जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि जो तिरंगा झंडा है वो तो सदा लहराता रहे, ऐसी हमारी कामना दुआ हमेशा है, लेकिन वो झंडा भी दिल के बहुत अजीज़ था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि गुज़श्ता कुछ बरसों में उस झंडे की अहमियत, उस झंडे के साथ मोहब्बत करने वाले लोग आपको कितने ही दिखाई दिया करते थे। यानी अगर कहीं से आप झंडे निकलते थे तो वो कुछ और ही रंग के झंडे निकला करते थे। इन कुल मिला के इन सारी चीज़ों को जब आप जमा तफरीक करके देखते हैं और आप दिल्ली में बैठे हुए हों, आप एक खाका खींचते हैं, आप एक असेसमेंट करते हैं कि भाई हमें जम्मू कश्मीर में जाकर ये करना है, इस बात के ऊपर नारा लगाने वाले कितने होंगे, इस बात के ऊपर रोने वाले कितने होंगे, इस बात के ऊपर भड़कने वाले कितने होंगे, इस बात के ऊपर गुस्सा और गम करने वाले कितने लोग होंगे, तो आप कहते हैं कि ये तो इतने क्वार्टर्स के बीच लोग डिवाइडेड हैं, ये कोई मामला इतना सीरियस नहीं है।
दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि एक बड़ी बुनियादी हकीकत जिसको हम ओवरलुक करते हैं कि हम किताबों में, हम पार्लियामेंट की बड़ी तकरीरों में, हम यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस में इतना खो जाते हैं, और जिस तरह से आम सादा लफ्ज़ों में मैं बात कर रहा हूँ उसमें से अगर जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल जो है ये एक ख़ास बात बोली जा रही है, ख़ास नैरेटिव बिल्ड करने की बात की जा रही है। जब 5 अगस्त का मौका आया, लद्दाख था और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बात फैक्ट है कि करगिल के लोग तब भी नाराज़ थे, आज भी नाराज़ हैं और फ्यूचर में भी वो नाराज़ रहेंगे, लेकिन चुपचाप लद्दाख अलग हो गया। बाकी लद्दाख में खुशी की लहर है, एक नए सिस्टम में वो ऑपरेट करने, अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू एक खिता, पावर में सब स्टेक होल्डर थे, यानी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े एक पार्टी का नेटवर्क स्ट्रक्चर जम्मू में भी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका भी एक नेटवर्क स्ट्रक्चर जम्मू में भी है। कश्मीर में बहुत सारे लोगों को अभी भी डिटेंशन में या हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। जम्मू में किसको और कितनी देर तक डिटेंशन में, हाउस अरेस्ट में, PSA में या किसी चीज़ में रखना पड़ा। यहाँ पे जो इंटरनेट के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कितने लंबे समय तक, कितने लंबे वक्त तक यहाँ पे लगानी पड़ी। यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद, सब 3 हफ्ते के बाद लगभग सब कुछ मामूल पे आ गया था। मामूल पे आने के बाद क्या किसी कोने से, किसी खित्ते से किसी ने ये कोशिश की कि हम 10 लोग बाहर जाकर कोई एहतजाज कर लेते हैं, कहीं पे कोई झंडा ले आते हैं, वही लाल झंडा ही ले आते हैं और लाकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं कि नो, ये हमें मंजूर नहीं है कि जिस तरह से ये हुआ है। तो लिहाजा ये जो डिवाइड है, ये जो स्प्लिट है, ये एग्जिस्ट कर रहा था जम्मू कश्मीर में, ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम इंटरनली रिकग्नाइज नहीं करते। इंटरनली जब हम करते हैं, और ये बात नहीं है कि ये कश्मीर में रिकग्नाइज नहीं होता, ये जम्मू में रिकग्नाइज नहीं होता, ये ए पार्टी रिकग्नाइज नहीं करती, बी पार्टी नहीं करती, ए आइडियोलॉजी नहीं करती, बी आइडियोलॉजी नहीं करती। इस स्प्लिट को, इस डिवाइड को कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता। ये दिल्ली में भी रिकग्नाइज नहीं होता। ये इस्लामाबाद तब से मुसलसल इस बात के ऊपर बात किए जा रहा है। इस बात को इस्लामाबाद में भी रिकग्नाइज नहीं किया जाता कि ये डाइवर्सिटी, ये स्प्लिट, ये डिवाइड, ये वक्त के साथ ये डीपन हुआ है। और ये जब डीपन हुआ है तो ये मुख्तलिफ पावर्स को, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को ये सूट किया है। जब इसका आप ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो आपको अंदाज़ा लगता है कि वो इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का था कि माकूल माहौल, इनेबलिंग सर्कमस्टांसेस, अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस जम्मू कश्मीर में कब बन जाएं जब आप एक इतना बड़ा फ़ैसला, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली कर सकें। तो लिहाजा वो हुआ 5 अगस्त 2019 को। आज तीसरा एपिसोड आप देख रहे थे। चौथे और 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हुआ, उसके बाद अभी तक क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। इसके बारे में हम ये एक बतौर जर्नलिस्ट, हमारे पास बहुत ज़्यादा और इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन इनसाइट आपके पास कितनी होती है, आप चीज़ को समझ कितना सकते हैं, उसका एक ऑनेस्ट एनालिसिस करके आप अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं, ये भी आपकी एक ड्यूटी है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।